डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी पे। और मैं आ गया हूँ आप लोगों का स्वागत करने एक नई वीडियो के साथ, नई यूनिट के साथ। हमने अभी तक जो यूनिट 2 पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेमीकंडक्टर फिजिक्स, यूट्यूब पे हमने पढ़ी। अब हमारी जो लास्ट यूनिट है, वैसे तो सिलेबस की लास्ट यूनिट है, बट अभी हमारा सिलेबस बहुत बचा हुआ है। ठीक है, तो हम चल रहे हैं धीरे धीरे, सारा कवर करेंगे सिलेबस। बट ये लास्ट यूनिट अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये लास्ट यूनिट है, बट हमने बीच में अभी 2 यूनिट छोड़ रखी हैं, तो उन्हें भी हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स हिंदी में बोले तो आधुनिक भौतिकी। आधुनिक मतलब आजकल की भौतिकी। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे कुछ इन्वेंशंस, ऐसी इन्वेंशंस जो फिजिक्स में हुई हैं, जिनका हम बहुत आयात में आजकल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस यूनिट की मैं अभी आपको रूपरेखा बताऊंगा। हाँ, एक और ज़रूरी बात ये है स्टूडेंट्स कि खास करके जो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि इस यूनिट में कुछ चीज़ें क्या, मोस्टली सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नई होने वाली हैं। आपने हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ उनके नाम भी नहीं सुने हों, अभी कुछ स्टूडेंट से सुने हों। जो स्टूडेंट 12th करके आए, हो सकता है उन्होंने कुछ चीज़ें सुनी हों, बट जो 10th से आए हैं पॉलीटेक्निक में, और हमारे पास जो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली 10th के बाद आते हैं। तो 10th के बाद जो स्टूडेंट आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत कुछ नया है इस यूनिट में। बट डोंट बी पैनिक, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो लास्ट तक आप देखिए पूरा। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि इस यूनिट को मैं सबसे इजी यूनिट बना दूंगा आपके सिलेबस की। ठीक है, तो आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, मेरा साथ देते रहिए, चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और हम इसी तरह से आपके लिए चीज़ों को आसान करके लाते रहेंगे। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं सिलेबस अपना। तो मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बेसिकली आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें जब मैंने सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पार्ट 1 आप लोगों को दिया था, सेमीकंडक्टर फिजिक्स पार्ट 1 में मैंने एक बात बताई थी, एनर्जी लेवल का कंसेप्ट मैं वहां पे पढ़ा रहा था। तो मैंने आप लोगों को एक बात ये बताई थी कि इस एनर्जी लेवल कंसेप्ट की जरूरत हमें अगली यूनिट में पढ़ने वाली है, और वो यूनिट थी मॉडर्न फिजिक्स। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक, या जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो मेरी वीडियो नहीं देखी है सेमीकंडक्टर फिजिक्स पार्ट 1, उस वीडियो को आप जरूर देख लें एक बार इस वीडियो को देखने से पहले, तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहां पर मैं जो कंसेप्ट शुरू करने जा रहा हूं वो एनर्जी लेवल के साथ ही कंसेप्ट शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए एनर्जी लेवल के कंसेप्ट की हम बात करते हैं। वहां पर मैंने आपको बताई थी बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर के 3 पोस्टुलेट बताए थे। उन बोहर के 3 पोस्टुलेट में पहला पोस्टुलेट तो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट होती हैं ये उसकी स्टेबल ऑर्बिट होती हैं। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि अलाउड ऑर्बिट, या जो स्टेबल ऑर्बिट होंगी इलेक्ट्रॉन के लिए, वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिनमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल हो, जहां पर n क्या है, कि इंटीजर वैल्यू है। दूसरा पोस्टुलेट ये था। और तीसरा पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा, यानी कि या तो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाए या इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आए, तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट करने का मतलब है कि या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी इमिट करेगा। एब्जॉर्ब कब करेगा, जब ये लोअर लेवल से अपर लेवल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा ऊर्जा को। और जब ये किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ऊर्जा को उत्पन्न करेगा। और इस ऊर्जा को ये उत्पन्न करता है प्रकाश की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। प्रकाश, लाइट, और वो लाइट जो एनर्जी इमिट होती है वो मिनिमम एनर्जी क्या इमिट हो सकती है, h/ν। प्लांक की थ्योरी के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा उसमें इंट्रोडक्शन दिया था। तो प्लांक ने ही बताया था ये h/ν क्वांटा है ये लाइट का, इसको हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो ये h/ν के इंटीजर मल्टीपल में एनर्जी इमिट होगी। तो यहां से एक बात हमें ये पता चलती थी कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि डिस्क्रीट है।
यानी कि जो एनर्जी है वो विभक्त है, लगातार नहीं है, ठीक है, विभक्त ऊर्जा स्तर होते हैं इसके। तो विभक्त ऊर्जा स्तर है, तो विभक्त में जो मिनिमम एनर्जी है वो कितनी हो सकती है, एच न्यू। मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, इसका इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए बस, एन इंटू एच इंटू न्यू, एन इंटीजर नंबर है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको सेमीकंडक्टर पार्ट 1 में भी बताया था, एक बार उसको आप देख लीजिए तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं हमारी इस यूनिट का टॉपिक, और इस यूनिट का पहला टॉपिक है कि हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स हैं कुछ, तो पहले उन टर्म्स को जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा टॉपिक है डेफिनेशन of some important terms। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या या परिभाषा, कुछ महत्वपूर्ण पदों की परिभाषा। तो इसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण पद है हमारा बेटा, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पद है वो है एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एनर्जी लेवल डायग्राम का मतलब हिंदी में बोले तो ऊर्जा स्तर आरेख। ऊर्जा स्तर आरेख में क्या करते हैं हम कि जो हमारी एनर्जी है ना, उन एनर्जी को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं। तो हम जब एनर्जी बनाते हैं तो इस डायरेक्शन में हम एनर्जी लेंगे इधर, और ये लाइन हमारा एनर्जी लेवल को शो करेगा। तो जो सबसे लोअर एनर्जी लेवल होता है ये, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल या ग्राउंड एनर्जी स्टेट। ग्राउंड एनर्जी स्टेट। इसके बाद ऊपर और स्टेट्स जो जितनी हमें बनानी है, हम इस तरह से एनर्जी स्टेट्स बना लेते हैं, ये अलग अलग एनर्जी पर। ये जो लेवल्स होते हैं, इन सब लेवल्स को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स या एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स, ठीक है, या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स, कुछ भी कह सकते हैं। ग्राउंड मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं मूल अवस्था, और इनको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। अब इनसे और ऊपर जाए हम तो कुछ और एनर्जी हायर होने पर कुछ लेवल्स हमें मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्टेट। आयोनाइजेशन स्टेट यानी कि आयनन अवस्था। इन सब चीजों को हम अभी सीखेंगे धीरे धीरे कि ये उत्तेजित अवस्था क्या है, ये आयनन अवस्था क्या है, ठीक है, इन्हीं पे आएंगे अब हम इससे अगले टॉपिक में। तो इस तरह से हम एनर्जी लेवल डायग्राम खींचेंगे, ठीक है। इन एनर्जी लेवल्स डायग्राम का हमें यूज करना है, क्योंकि मैं इस यूनिट के बारे में एक चीज और बता दूं आपको। इस यूनिट को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो इस यूनिट का होगा वो होगा हमारे पास लेजर। उस लेजर को पढ़ने के लिए हमें एनर्जी लेवल्स डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर। लेजर के बारे में यही पढ़ेंगे कि लेजर क्या होता है, लेजर का मतलब क्या वर्किंग होती है, किस तरह से लेजर वर्क करता है, किस तरह के लेजर होते हैं, इनके क्या एप्लीकेशंस हैं। ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर को कैसे बनाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स के टाइप्स क्या होते हैं, क्या यूज होते हैं इसके। और तीसरी जो चीज हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। हमें सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सिर्फ नैनो पार्टिकल क्या होते हैं, नैनो मटेरियल क्या होते हैं। बट ये नैनो टेक्नोलॉजी आज की डेट में अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो दिस इज द वास्ट एरिया ऑफ रिसर्च, ठीक है। वास्ट एरिया ऑफ रिसर्च का मतलब क्या है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी आज की जो हमारा युग है, इस युग में रिसर्च के फील्ड में, शोध के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है, और बहुत ज्यादा शोध इस फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी के में हमारे में हो रहा है, ठीक। तो चलिए, हमें खैर शोध तक नहीं जाना है, हमें तो बस इंट्रोडक्शन पढ़ना है।
तो ये हमारी इस चैप्टर की रूपरेखा रहेगी। लेज़र पढ़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे, फिर नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। और उस लेज़र को पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ने हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, ये आयनाइजेशन स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट क्या होती है। तो चलिए हम इन सब की बात अब धीरे धीरे एक एक करके करते हैं। तो यही हमारे क्या होंगे, यही हमारे सम इम्पोर्टेंट टर्म होंगे जो हमने ऊपर हेडिंग डाली हुई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अगली बात। एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में आया। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि हम जो ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, ये ग्राउंड स्टेट क्या है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि मूल अवस्था क्या होती है। देखो किसी भी एटम के अंदर या हम कहें किसी भी मटेरियल के अंदर, जिस तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की सर्टेन एनर्जी स्टेट्स होती हैं, उसी तरह से मटेरियल के अंदर जो एटम्स हैं, भाई मटेरियल कोई बनेगा, मॉलिक्यूल कोई बनेगा तो एटमों से कंबाइंड होकर बनेगा। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट्स हैं, उसी तरह से मटेरियल के अंदर एटम्स की अपनी एनर्जी स्टेट होती है। ठीक है, तो मैं कभी कभी क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जगह पे एटम भी बोलूं आपको, तो आप बात का मतलब एक ही समझना। ठीक, एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों को हम सेम कंसीडर करके चल रहे हैं। यानी कि अभी हम बात जो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एटम की ना करके हम एक किसी मटेरियल की बात कर रहे हैं, और उस मटेरियल में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो उन एटम्स के एनर्जी लेवल्स की भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट क्या है कि जनरली जो हमारे पास किसी स्टेट, जो किसी मटेरियल में जो एटम्स या इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो वो कहाँ पर रहते हैं, वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर उनको मिनिमम पोटेंशियल की जरूरत होती है। जनरल सीधी सी बात है, अगर आप लोगों से कहा जाए कि भाई आप लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, तो आप लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहां आपका खर्चा जो है मिनिमम हो। वही चीज है एटम के अंदर के एटम में क्या होगा कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन मोस्टली मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रहना चाहते हैं, मिनिमम पोटेंशियल की स्टेट में। मिनिमम पोटेंशियल मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स और इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, उस स्टेट में वो जनरल कंडीशन में रहते हैं। तो ग्राउंड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट ऐसी स्टेट जिसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। तो द स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या ऑफ एन एटम, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ग्राउंड एनर्जी स्टेट। समझ में आ गई। यानी कि मूल अवस्था क्या है, मूल अवस्था कम से कम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था होती है, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्थितिज ऊर्जा मिनिमम हो, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या हो, मिनिमम हो, उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक, चलिए अगली बात देखते हैं हम। तीसरा हमारा जो है वो तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा है कि हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब उत्तेजित अवस्था। तो ये उत्तेजित अवस्था होती है एनर्जी हायर देन द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, यानी कि ऐसी स्टेट जिनकी एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी से ज्यादा होती है, वो सारी स्टेट क्या कहलाती हैं, एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, जो एटम है हमारा, वो एटम की लाइफ टाइम की अगर हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट में ये इनफाइनाइट टाइम तक रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसको मिनिमम पोटेंशियल की जरूरत है। तो ग्राउंड स्टेट में इनफाइनाइट टाइम तक रह सकता है। बट अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो इस एक्साइटेड स्टेट में इसकी जो टाइम है रहने की इलेक्ट्रॉन की या एटम की, वो फिक्स है। तो मोस्टली अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो इस एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन या एटम हमारा 10⁻⁸ सेकेंड तक रुक सकता है। 10⁻⁸ सेकेंड बाद इसको वापस मिनिमम पोटेंशियल की स्टेट में लौट के आना पड़ता है। समझ में आ रही बात। तो ये एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं जिनमें लाइफ टाइम जो है
इलेक्ट्रॉन्स का वो बहुत कम, यानी कि 10⁻⁸ सेकंड के ऑर्डर का होता है, वो एक्साइटेड स्टेट होती है। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो होती है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी से ज़्यादा होती है। समझ में आ रही है बात? तो चलिए अगली बात हम करते हैं कि एक्साइटेड एनर्जी क्या होती है। एक्साइटेड एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन है हमारा, भाई ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, जनरली ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा। अगर मुझे इसको पहुंचाना है इस स्टेट E2 में, सपोज ये E1 है और इसको मुझे E2 स्टेट में पहुंचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं एनर्जी, लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं, हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हैं, केमिकली इसको हम एनर्जी दे सकते हैं। तो एनर्जी देने के बहुत सारे प्रोसेस हमारे पास हैं, बट सारे मेन एनर्जी देने का मतलब क्या है, एनर्जी देने का मतलब ये है सिर्फ कि इस इलेक्ट्रॉन को E1 स्टेट से E2 स्टेट में पहुंचाना है। तो E1 स्टेट से E2 स्टेट में जब इसको हमें पहुंचाना है तो हमें इसको सर्टेन एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी होगी जो हम इसको दे रहे हैं वो इन दोनों लेवल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हमें देनी पड़ेगी, तभी ये यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक, तो किसी एटम को या किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी की हमें जरूरत होती है उसको देने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेड एनर्जी। इसको हम दूसरी सही फॉर्म में लिख दें तो ये कहलाती है एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। यानी कि एक ग्राउंड स्टेट, किसी एटम को उसकी ग्राउंड स्टेट से किसी उत्तेजित अवस्था में पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ती है उसको देने के लिए, वो एनर्जी कहलाती है हमारी एक्साइटेशन एनर्जी। अगर हम बात करें एक्साइटेशन पोटेंशियल की, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल ये एनर्जी का ही होता है। अगर असल में यहां पर जो एनर्जी की यूनिट हम लेते हैं वो एनर्जी की यूनिट लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट बनती है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी जितने वोल्टेज पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग होती है वो होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। सपोज मेरे पास, मैंने किसी को एटम को 8.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, 8.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस 8.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल मुझे लगाना पड़ा उस पर, वो पोटेंशियल कहलाता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं बात करूं यहां से, तो अगर ये 8.64 वोल्ट मुझे पोटेंशियल लगाना पड़ा और इससे बनी ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? एक्साइटेशन पोटेंशियल इज करस्पॉन्डिंग टू एक्साइटेड एनर्जी, द पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू एक्साइटेड एनर्जी। यानी कि जो उत्तेजन विभव है वो उत्तेजन विभव उत्तेजन ऊर्जा के संगत विभव को हम उत्तेजन विभव कहते हैं। ठीक, तो चलिए ये समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम आयनाइजेशन स्टेट। आयोनाइजेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। तो आयोनाइजेशन स्टेट का मतलब क्या है? आयोनाइज कब होता है कोई एटम? कोई एटम आयोनाइज तब होता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो आयोनाइजेशन स्टेट का मतलब क्या है कि जो हमारा एटम है उस एटम की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, भाई वो इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उस पर लगा हुआ है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन को खत्म करके हमें उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से फ्री करना है, उसकी उस ऑर्बिट से फ्री करना है, लास्ट ऑर्बिट से। तो एटम तो आयोनाइज हो जाएगा हमारा, और उसको फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी हम उसको देंगे वो एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो आयोनाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में जाएगा, फ्री जो स्टेट होगी उसकी, दैट स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्टेट। तो आयोनाइजेशन स्टेट क्या है? आयोनाइजेशन स्टेट होती है द स्टेट एक्सटर्नल टू इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किसी इलेक्ट्रॉन की अंतिम कक्षा से ऊपर की जो स्टेट होगी वो स्टेट उसकी आयोनाइजेशन स्टेट होगी, या हम कहें आयनन अवस्था होगी। तो आयन तो तभी बनेगा ना जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए उसको, एटम को।
ठीक है, तो छोड़ के चला गया यानी कि अंतिम कक्षा से भी बाहर निकल गया। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी होगी एनर्जी रिक्वायर्ड, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी ये होगी एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन को उसकी सबसे बाहरी कक्षा से अलग करने के लिए, उससे मुक्त करने के लिए जो एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी वो एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस आयोनाइजेशन एनर्जी के, जैसे भी पिछले में बताया था मैंने एक्साइटेशन पोटेंशियल, इस आयोनाइजेशन एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा वो होगा हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। आयोनाइजेशन स्टेट क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। अभी हमारे ये टर्म ही चल रहे हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले टर्म की। तो अगले टर्म की बात करने से पहले मैं आपको, हाँ चलिए अगला टर्म मैं बता ही देता हूं। अगला हमारा टर्म है मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट इसको हिंदी में बोलते हैं मित स्थायी अवस्था। देखिए अभी हमने जो बात की थी कि जो हमारी ग्राउंड स्टेट है वो तो स्थायी अवस्था है, उसमें अनंत समय तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसके ऊपर जो एक्साइटेड स्टेट है वो अस्थाई है, अस्थाई, स्थायी नहीं अस्थाई, अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल स्टेट है, ये स्टेबल स्टेट है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ स्टेट ऐसी बन जाती हैं, कुछ एनर्जी स्टेट ऐसी होती हैं जिनमें जो लाइफ टाइम है इलेक्ट्रॉन के रहने का वो इस एक्साइटेड स्टेट में कितना है 10⁻⁸ सेकेंड, इससे कई गुना ज्यादा होता है। लाइफ टाइम तो नहीं रह सकते, बस इस एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले बहुत ज्यादा टाइम तक रह सकते। ऐसी स्टेट्स को हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट आर दोज स्टेट इन विच the lifetime of an atom या lifetime of an electron is very large compared to the excited state। ये भी ग्राउंड स्टेट से ऊपर ही होंगी, बट इनमें लाइफ टाइम क्या होगा, लाइफ टाइम की बात करें हम तो ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ सेकेंड से लेके 10⁻⁶ सेकेंड से लेके 10⁻³ सेकेंड के ऑर्डर तक का ये हो सकता है। यानी कि इससे कई गुना ज्यादा इसमें देर तक वो रह सकता है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्टेट को हम मेटास्टेबल स्टेट कहेंगे, ठीक। चलिए अब अगली बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो लाइट है ये कहां से आ रही है, फ्रॉम वेयर लाइट कम्स। तो लाइट कहां से आ रही है? तो लाइट चाहे हमारी ये CFL लाइट इमिट कर रही हो, चाहे हमारे सन से लाइट आ रही हो, हर जगह लाइट इमिट होने का प्रोसेस सेम है। लाइट होने का प्रोसेस ये है कि हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम में कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे और उनकी कुछ एनर्जी स्टेट्स होंगी। उन एनर्जी स्टेट्स में ग्राउंड स्टेट में हमारे मोस्टली जनरली जो है एटम्स या मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर किसी तरह से इनको एनर्जी मिली ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते टाइम ये क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे तो यहाँ पर इनको रुकना कितनी देर है, 10⁻⁸ सेकेंड। और ये 10⁻⁸ सेकेंड बाद जब वापस आते हैं लौट के, तो लौट के वापस आने में जो इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी ये उस एक्स्ट्रा एनर्जी को इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो चाहे कुछ भी हो लाइट का सोर्स कुछ भी हो, हर सोर्स से लाइट के इमिट होने की प्रोसेस यही है कि एटम जब एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट्स में ट्रांजिशन करते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, ये फोटोन इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी कि एनर्जी इमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो यही प्रोसेस है जहां से लाइट आती है, ठीक। तो अब बात करते हैं ट्रांजिशन की कि ट्रांजिशन क्या होता है। तो ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन होता है कि किसी एटम का या किसी इलेक्ट्रॉन का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन।
ठीक है, ये ट्रांजिशन जरूरी नहीं है कि लोअर स्टेट से अपर स्टेट में ही हो, ये अपर स्टेट से लोअर स्टेट में भी हो सकता है। यानी कि एटम क्या करना चाहिए, एटम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करेगा तो हम उसको कहेंगे ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ गई बात? तो ये हुई ट्रांजिशन की बात। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या है? अभी मैंने बताया आपको कि जनरली किसी भी मटेरियल में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ये ग्राउंड स्टेट है। अगर इस स्टेट की एनर्जी E1 है, इस स्टेट की एनर्जी E2 है और इस मटेरियल पे कोई एनर्जी इंसिडेंट हो और इस एनर्जी की जो वैल्यू है जो इंसिडेंट हो रही है वो E2 माइनस E1 के बराबर हो, इसके करस्पॉन्डिंग हो, तो क्या करेंगे कि ये जो एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट वाले ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे और एनर्जी अवशोषित करने के बाद ये क्या होंगे, ये चले जाएंगे स्टेट E2 में, E1 से E2 में। तो ये जो प्रोसेस ये थी बिफोर एनर्जी हमने इसको दी, उससे पहले की प्रोसेस ये थी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, जो एटम था वो ग्राउंड स्टेट में था, लेकिन जब उसको एनर्जी मिली इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या चला, कहाँ चला गया, अपर स्टेट में चला गया। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच एन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड मेक्स ए ट्रांजिशन टू द अपर स्टेट। समझ में आ गई बात? एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही होगा। एब्जॉर्ब जब एनर्जी होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब तो किसी भी स्टेट में हो सकती है, अपर की स्टेट में भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं एटम, बट जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ग्राउंड स्टेट से ही होगा। एनर्जी एब्जॉर्ब किसी भी स्टेट में हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब अपर स्टेट में भी हो सकती है, वहां से भी एटम और अपर स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा सकते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो नीचे की स्टेट में भी आ सकते हैं, बट दोज प्रोसेस आर नॉट कॉल्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हम उसको तभी कहेंगे जब ये एनर्जी ग्राउंड स्टेट वाले एटम एब्जॉर्ब करके किसी अपर स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये थी हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हम कह सकते हैं इसको। जरूरी नहीं है कि लाइट ही एब्जॉर्ब, कोई भी एनर्जी हो, उन दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर हो, उसको हमारा एटम या हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और अपर स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। दूसरी अगली जो हमारी टर्म है वो है एमिशन ऑफ लाइट। तो एमिशन ऑफ लाइट मैंने अभी आपको बताया था कि मान लिया अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन इनिशियली एक्साइटेड स्टेट में है, इनिशियली किसी एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये हमारी बिफोर कंडीशन है। अब ये क्या करेगा कि यहां पर ये 10⁻⁸ सेकेंड रहेगा, या मेटा स्टेबल स्टेट है तो कुछ ज्यादा देर तक रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली लौट के आएगा ये E1 में। तो जब ये E1 में लौट के आएगा ऊपर से, तो इसके पास कितनी एनर्जी ज्यादा थी भाई, इसमें इसको जरूरत है कितनी, E1 एनर्जी की, यहाँ पे एनर्जी थी इसके पास E2, तो इसके पास एक्सेस एनर्जी कितनी थी, E2 माइनस E1। अब उस E2 माइनस E1 एनर्जी की इसको यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये इस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट का फोटोन hν इमिट कर देगा, और ये जो इमिट होगी एनर्जी इसकी वैल्यू क्या होगी, E2 माइनस E1। तो ये जो हमारी प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है एमिशन ऑफ लाइट। समझ में आ गई बात? अब ये एमिशन जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एमिशन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं एमिशन की बात करें तो एक होता है ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, और ये दूसरा होता है हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन। एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण हिंदी में। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब स्व उत्सर्जन, स्व उत्सर्जन, स्व मतलब अपने आप। स्टिमुलेटेड का होता है मतलब उद्दीप्त उत्सर्जन। स्व का मतलब होता है खुद से, स्वयं से। उद्दीप्त मतलब किसी बाहरी की वजह से। ठीक है,
तो स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, अब इनको हम समझते हैं एक एक करके दोनों को कि दोनों में क्या फर्क है। ठीक, इनको बहुत ध्यान से आपको समझना है दोनों प्रोसेस को। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है कि जो एटम है हमारा वो एक्साइटेड स्टेट में है। एमिशन होना है तो एक्साइटेड स्टेट में होना होगा एटम को पहले से। एक्साइटेड स्टेट में इसकी लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड है, और ये इतना कम टाइम है कि हम इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। भाई 1 सेकेंड का 1/10⁸ टाइम्स कर दें हम तो कितना बचेगा, बहुत मामूली सा टाइम बचेगा, तो पता भी नहीं चलेगी कब हो गया। तो ये एटम जैसे ही यहाँ पहुंचेगा इस स्टेट में, इस स्टेट से ये वापस अपने आप लौट के आएगा इतने टाइम के बाद, और जब ये इतने टाइम के बाद यहाँ से लौट के आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा h न्यू = E2 - E1 के बराबर। इस कंडीशन में ये जो फोटोन इमिट हो रहा है, ये फोटोन हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाएगा। यानी कि ये जो एमिशन की प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस एमिशन की होती है। कब? जब कोई एटम अपने आप खुद से अपने ये लाइफ खत्म करके यहाँ पर अपना ये जो टाइम यहाँ पर है 10⁻⁸ सेकेंड, इस टाइम को बिताने के बाद वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, वापस अपनी मूल अवस्था में आता है, तो एनर्जी इमिट करता है, और इस इमिशन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। दूसरे की बात करें स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होगा कि एटम हमारा अपर स्टेट में ही है, यहां पर मान लिया इसका टाइम पीरियड चलो 10⁻⁸ सेकेंड ही है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये हम बात करते हैं तो मेटा स्टेबल स्टेट की बात करते हैं। पर आप कहोगे कि सर एक्साइटेड स्टेट से क्यों नहीं हो सकता? एक्साइटेड स्टेट से भी हो सकता है, बट मुश्किल है, थोड़ी सी प्रोसेस हो सकती है बट मुश्किल है, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है। चलिए मैंने मान लिया कि ये एक्साइटेड स्टेट में है E2 और ये E1। अब क्या है कि ये वाला जो एटम है ये अपने आप न लौटे, यानी कि इसके 10⁻⁸ सेकेंड होने से पहले कहीं से इसको जो है एनर्जी मिल जाए। कितनी एनर्जी मिल जाए? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी इसको अगर मिल गई तो ये क्या करेगा, ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके क्या होगा कि तुरंत इस टाइम की अब ये वेट नहीं करेगा कि मैं 10⁻⁸ सेकेंड होने पे ही वापस जाऊंगा ना। जैसे ही इसको ये एनर्जी मिलेगी, ये तुरंत यहां से ट्रांजिशन करेगा नीचे की लेवल में, इस टाइम का बिना जो है वेट किए हुए। इससे पहले अगर इसको एनर्जी मिल गई तो इससे पहले ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो 10⁻⁸ सेकेंड से पहले ही ये जब वापस आएगा तो ये क्या करेगा कि भाई इसके पास अब डबल थी एनर्जी, एक तो इसको ये एनर्जी मिली थी और एक इसके पास इतनी एक्स्ट्रा पहले से ही थी, तो ये दोनों ही फोटोनों को इमिट कर देगा नीचे लौटते टाइम। यानी कि इसको भी इमिट करेगा E2 - E1 वाले को, और इसको भी इमिट करेगा E2 - E1 जो इसके पास एक्सेस एनर्जी थी। तो यहां पर हमने इसके साथ एक चतुराई कर दी, इसको हमने एक फोटोन दिया बहकाने के लिए, और इसको जल्दी तुरंत हमने को है वापस बुला लिया, और वापस बुलाने पर हमें क्या किया कि ये 1 के बदले हमें 2 दे गया। अब ये 2 के बदले 4 दे के जाएगा, 4 के बदले 8 दे के जाएगा। तो इस तरह से इस वाली प्रोसेस में क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस में जब एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो बहुत तेजी से नंबर ऑफ फोटोन की जो संख्या है वो मल्टीप्लीकेशन के टर्म में बढ़ती चली जाती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर बहुत तेजी से लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल प्रोसेस। तो यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होता चला जाएगा फोटॉन्स का। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन कैसे हो रहा है कि भाई ये अपने आप नहीं आ रहा है, इसको वापस लाया जा रहा है इतनी एनर्जी देके, और जब ये एनर्जी देके वापस आएगा तो यहाँ जो फोटोन इमिट होंगे, इन फोटोनों की क्या होगी, इन फोटोनों में कुछ रिलेशनशिप होंगी जो इस स्टिमुलेटेड इमिशन में जो लाइट इमिट हो रही है उस लाइट को ये स्पेशल तरीके की लाइट बनाती है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि इसमें तो पहली बात कि ये
जो एमिशन करेगा एटम या हम कहें इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जब रिटर्न करेगा, इलेक्ट्रॉन विल मेक ट्रांजिशन कहां से, अपर लेवल से लोअर लेवल में, अपर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांजिशन करेगा बाय इटसेल्फ। और यहां पर जो ट्रांजिशन होगा वो इटसेल्फ नहीं होगा, बल्कि उसको कुछ एनर्जी देके ट्रांजिशन कराया जाएगा। इंसिडेंट फोटोन, इसी को हम कहेंगे स्टिमुलेट कर दिया हमने, इसको हमने स्टिमुलेट कर दिया, उद्दीप्त किया इस फोटोन से। तो किसी फोटोन से उद्दीप्त करने पर, स्टिमुलेट करने पर ये वापस आएगा। इसमें जो प्रोसेस में फोटोन जो इमिट होंगे, भाई एक आइटम आया, दूसरा आइटम आया, तीसरा आइटम आया, चौथा आइटम आया, तो जो फोटोन इमिट होंगे, ये जो एनर्जी इमिट हुई है ये अभी सिस्टम में रहेगी, ये भी किसी और फोटोन को या किसी और एटम को जो है वहां से स्टिमुलेट कर सकती है। तो क्या होगा कि इस प्रोसेस में जितने भी फोटोन इमिट होंगे उन फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन नहीं होगा, सबकी अलग अलग रैंडम फ्रीक्वेंसी होगी, सबकी रैंडम मोशन होगी, कोई इधर डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि यहाँ पर जो फोटोन इमिट हो रहे हैं उन फोटोन्स के बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी। सबकी एनर्जी अलग अलग होगी, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी, सबकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग अलग होगी। बट स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होगा कि जितने भी फोटोन इमिट होंगे, ये जो दो फोटोन इमिट हुए, इन दो फोटोन की एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम होगी, एनर्जी एग्जैक्टली सेम, फ्रीक्वेंसी भी एग्जैक्टली सेम होगी। फ्रीक्वेंसी यानी कि इनकी जो आवृत्ति है वो भी क्या होगी, सेम। वेवलेंथ भी इनकी सेम होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रोसेस में जितने भी फोटोन इमिट होंगे उन सारे फोटोन्स में ये प्रॉपर्टीज होंगी। और एक सबसे बड़ी बात कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन में फोटोन जो इमिट हो रहे हैं उन फोटोन में कोहेरेंट का रिलेशन होगा, यानी कि ये फोटोन परफेक्टली कोहेरेंट होंगे। देयर विल बी नो चेंज इन फेज। ये जितने भी फोटोन इमिट होंगे या तो सारे के सारे फोटोन सेम फेज में इमिट होंगे, या अगर कोई फेज डिफरेंस उनमें है तो वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस में ही इमिट होंगे। वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहेगा सारे फोटोन्स में, ठीक है। जैसे मान लो कि पाई के फेज डिफरेंस पे दो फोटोन इमिट हुए, तो अगले जो फोटोन इमिट होंगे वो सारे फोटोन्स पाई के फेज डिफरेंस पे ही इमिट होंगे। कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो फिर किसी में कोई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो फोटोन इमिट होंगे वो फोटोन कांस्टेंट फेज में इमिट होंगे। यहाँ पर फेज एब्रप्टली चेंज होगा तो ये कोहेरेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो स्टिमुलेटेड एमिशन में लाइट इमिट होगी कैसी होगी, परफेक्टली कोहेरेंट होगी, मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक रंग की होगी, एक ही वेवलेंथ के फोटोन इमिट होंगे, ठीक है। हाई इंटेंसिटी, क्योंकि बहुत तेजी से इसका नंबर मल्टीप्लिकेशन होगा तो इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। और यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शनल में जाएंगे। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में जो लाइट इमिट होगी वो इस लाइट से थोड़ी सी स्पेशल क्वालिटी की लाइट इमिट होती है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है और स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है। आज की वीडियो में यहीं पर खत्म करूंगा। अगली वीडियो में हम कुछ टर्म और इसके डिफाइन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप जो एनर्जी लेवल का डायग्राम अगर समझना चाहते हैं सही तरह से, तो आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स पार्ट 1 जो मेरी वीडियो है उसको आप एक बार ज़रूर देखें, जिन बच्चों ने नहीं देखी अभी, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी अभी। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ से हम कुछ लेज़र की टर्म और हैं 2-3, उन लेज़र की टर्म्स को अगली वीडियो में डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए फिजिक्स गुरुजी के साथ और समझते रहिए चीज़ों को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ टर्म्स के साथ। ओके, थैंक यू।